हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पे करते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये GS 1, 2, 3 एंड 4 से बिलोंग करते हैं। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग इन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिनके बाद नाइट में इनका डिस्कशन होता है। जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, जो ऐसे आप अटेम्प्ट करते हैं, तो इनको पीयर इवेल्यूएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पे आपको सबमिट करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्यूएशन। तो यहाँ पे आप अपने आंसर्स को पीयर इवेल्यूएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन GS 3 से बिलोंग करते हैं। एक क्वेश्चन एनवायरनमेंट से है, एक क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे और अगर आपका कोई इश्यू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होता है जहाँ पे एक लर्नर की आंसर शीट को हम लोग डिस्कस करते हैं। उसका पर्पस क्या है कि आपको स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चल जाए कि कहाँ तक आप इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से जो बाकी के लोग हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, तो ये उसका पर्पज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। और देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। एनवायरनमेंट से कह लीजिए कि डिजास्टर से कह लीजिए, तो दोनों में ये फिट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज बोथ अ ड्राइवर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजास्टर्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको आपको इलेबोरेट करना है। देखिए क्या कहा गया है कि एक तरफ है एनवायरमेंट, ठीक है, और एक तरफ है डिजास्टर। ठीक है, डिजास्टर। तो अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, इसका डिग्रेडेशन होता है, तो ये इसका ड्राइवर भी है, मतलब इसकी वजह से डिजास्टर आएंगे। और ये इसका कॉन्सिक्वेंस भी है, मतलब अगर डिजास्टर होगा तो उसका ये कॉन्सिक्वेंस होता है, उसका ये परिणाम होता है कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्राइवर है और ये कॉन्सिक्वेंसेस भी है। आई थिंक अब आप इसको समझ गए होंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो देखिए उसके बाद क्या पूछा गया है कि मेजर्स फॉर द मिटिगेशंस, आपको कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे देने होंगे। तो अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? देखिए सबसे पहले इसका जो कीवर्ड है वो क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इसको आप एक्सप्लेन कर दो इंट्रोडक्शन में कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद क्या कहा गया है, ये ड्राइवर भी है और ये कॉन्सिक्वेंस भी है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पे 2 पार्ट आपको मिल गए कि किस तरह से ये ड्राइवर की तरह एक्ट करता है, उसके बाद आप बताओगे कि किस तरह से कॉन्सिक्वेंस की तरह एक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपके 2 डिफरेंट पार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको सॉल्यूशंस बताने हैं। ठीक है, तो आई होप किसी को दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करो, उसके बाद बताओ कि किस तरह से ड्राइवर है, किस तरह से कॉन्सिक्वेंस है, क्या सोल्यूशन है, और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। और देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में जो रिसेंट हैपनिंग्स वगैरह होती हैं, मान लो कहीं पे फ्लड आया हो, लैंडस्लाइड आया हो, सुनामी आया हो, ठीक है, तो उन सबको अगर आप मेंशन करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन में कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट इन तरह के क्वेश्चन में औरों से अच्छा नंबर लाना चैलेंज हो जाता है। और उसका तरीका यही है कि आप कुछ रिसेंट हैपनिंग्स उसमें डालो, तभी जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका आंसर है, वो औरों से अच्छा बनेगा और तभी आप दूसरों से आपको एक एज मिलती है। तो देखिए 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में आप बता दो कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आप सभी लोग जानते हैं। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया,
ठीक है, सॉइल इरोजन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, वाटर की क्वालिटी कॉन्टामिनेट हो रही है, ये सब क्या होता है बेसिकली कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है। इसमें जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका डिप्लीशन होता है, वो कम होते जाते हैं। ठीक है, तो वो सब बातें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी कि इसका मतलब क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल दे दो, वो भी अच्छा रहेगा। अब बात आती है कि किस तरह से ये ड्राइवर की तरह एक्ट करता है। देखिए, अगर हम इंडिया में देखें तो ऑलमोस्ट 50% जो हमारा एरिया है, इट सफर्स फ्रॉम वेरिंग डिग्री ऑफ डिग्रेडेशन। किस तरह से? सॉइल इरोजन हो रखा है, सॉइल सेलिनेशन हो रखा है, वाटर लॉगिंग हो रखी है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है कहीं पे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या करना, यहाँ पे आप एक एरो डायग्राम बता देना कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे शामिल होगी। वाटर लॉगिंग आप लिख सकते हो, सॉइल सेलिनेशन आप लिख सकते हो, इरोजन आप लिख सकते हो, वाटर लॉगिंग आप लिख सकते हो। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे लिखने के लिए। कुछ एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि उत्तराखंड में फ्लड्स आई थी, तो उसका मेन रीज़न क्या था कि वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा है, टूरिज्म बहुत प्रमोट हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे डैम्स वहाँ पे बन रहे हैं, और वो जो पूरा एरिया है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। तो अगर आप उसको टच करोगे तो उससे श्योर शॉट आपको डिजास्टर देखने को मिलेगी, और वो हमें देखने को मिला। पहाड़ों को काट के वहाँ पे रोड्स बनाए जा रहे हैं, लैंडस्लाइड्स काफ़ी कॉमन हो गया है, होटल शॉप्स वगैरह ओपन हो रही हैं, और कहाँ पे जो एकदम सेंसिटिव एरिया है तो वहाँ पर भी हम लोग इंटरवेंशन कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। तो किस तरह से ये ड्राइवर की तरह एक्ट करता है वो आप बता दो। आप उत्तराखंड का एग्जाम्पल दे दो, जम्मू कश्मीर में फ्लड्स आई थी उसका एग्जाम्पल दे दो। देखिए, जो वेटलैंड्स होते हैं उनको हम बर्बाद कर रहे हैं, और जो वेटलैंड्स होते हैं ये बेसिकली जो फ्लड्स को कंट्रोल करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अर्बनाइजेशन हो रहा है, अनप्लान डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका नतीजा क्या है? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और उसकी वजह से आपको डिजास्टर देखने को मिलती है। और जितने भी एग्जाम्पल हों वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पार्ट क्या है कि अगर डिजास्टर आती है, अगर डिजास्टर आती है, मान लो सुनामी आ गई, मान लो अर्थक्वेक आ गया, मान लो फॉरेस्ट फायर हो गई, मान लो कि लैंडस्लाइड हो गया, तो उससे जो आपका एनवायरनमेंट है वो भी डिग्रेड होता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है। देखो, फ्लड आ गई तो सॉइल इरोजन होगा, जो रिवर के बैंक्स होंगे उनमें आपको कटाव देखने को मिलेगा, वो सब कट जाएंगे। फॉरेस्ट फायर होगी तो डिफोरेस्टेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई सुनामी वगैरह आती है तो जो बीचेज होते हैं वहाँ पे आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे, और अल्टीमेटली जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस आपको देखने को मिलता है। फॉरेस्ट फायर वगैरह हो गया, रिवर ने मान लो अपना कोर्स ही चेंज कर लिया, तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे। मान लो फ्लड्स आ गई, सुनामी आ गई, तो क्या होगा? जो वाटर क्वालिटी है वो इम्पैक्ट होती है। किस तरह से? जो सीवेज का पानी होगा वो उससे मिल जाएगा। तो इस वजह से पूरे जो एग्जाम्पल्स है वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया ना। ये पॉइंट तो काफ़ी आसान है और इसको आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब क्या पूछा गया है कि क्या सोल्यूशन होने चाहिए? तो देखिए, सोल्यूशन तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये आना चाहिए कि डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसमें एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को दूसरे पे प्रायोरिटाइज करोगे तो फिर दिक्कत होने वाली है। दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना होगा। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करो, जो टूरिज्म है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। देखिए, जो टूरिस्ट हैं उनको इंकरेज करना चाहिए कि जो लोकल्स हैं उनके घरों में ही आप रहो, ताकि जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे इतना डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन ना हो। इसकी आप बात कर सकते हो। रिवर्स को कॉन्टामिनेट होने से बचाओ, तो जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको लगाना चाहिए। तो वो सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और क्या करोगे? रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट करो, उनको इंकरेज किया जाना चाहिए ताकि जो वेस्ट मैनेजमेंट हो सके, प्लांटेशन वगैरह करो, अफॉरेस्टेशन वगैरह करो। तो ये सारे सोल्यूशंस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसके बाद पूछा गया है कि भाई किस तरह से आप कंक्लूड करोगे। तो देखिए, कंक्लूजन में आप हमेशा लिख सकते हो कि अवेयरनेस क्रिएट करो, इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया जाना चाहिए, और इसमें गवर्नमेंट हो गए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका रोल होना चाहिए। सिटीजन्स हो गया, सिविल सोसाइटी हो गया, एनजीओ हो गया, जो मीडिया है, उन सबको हमें शामिल करना चाहिए। क्यों? ताकि लोगों को पता चले कि एनवायरनमेंट भी कितना
इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसके लिए आपको मैसिव इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाने होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये यहीं पे खत्म होता है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और देखिए ये क्वेश्चन ये 10 मार्कर है, काफ़ी ब्रीफ में आपको इसको लिखना है। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी थीम क्या है, रोबोटिक्स। तो देखिए साइंस एंड टेक की जब हम बात करते हैं तो मेनली जो करंट अफेयर ओरिएंटेड न्यूज होती है ना, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोबोटिक्स। रोबोटिक्स से आप क्या समझते हो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। साफ साफ आपसे डिमांड है कि आपको एग्जाम्पल डालने होंगे। डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ रोबोटिक्स इन एग्रीकल्चर एंड लेबर मार्केट। तो ये दो आपको सेक्टर दे दिए और इन दोनों सेक्टर में किस तरह से रोबोटिक्स को आप अप्लाई कर सकते हो उसको आपको कुछ डिस्कस करना है, उसके आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो देखिए अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इससे आप क्या सीखोगे, देखो रोबोटिक्स की जगह यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी हो सकता है, 3D प्रिंटिंग हो सकता है। तो इस तरह से जो नई नई टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उन सब के बारे में आपको तैयार करना होगा कि उसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कहाँ कहाँ पे उनकी एप्लीकेशन है। बायोटेक्नोलॉजी ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने केवल रोबोटिक्स यहाँ पे लिया है, बट क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके पार्ट्स तो साफ साफ आपको नजर आ ही रहे होंगे कि सबसे पहले आपको रोबोटिक्स को डिफाइन करना है और यही आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है एग्रीकल्चर में, वो बता दो, उसके एग्जाम्पल्स दे दो। देन इसकी एप्लीकेशन क्या है लेबर मार्केट में, वो बता दो और उसके एग्जाम्पल दे दो और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको स्ट्रक्चर फ्रेम करने में दिक्कत नहीं आती होगी। ठीक है, तो देखिए क्या इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके सामने है। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करिए, एप्लीकेशन बताओ, एग्जाम्पल बताओ, देन लेबर मार्केट में क्या एप्लीकेशन है इसमें भी आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, बढ़े आगे। तो अब क्या करते हैं, हर पार्ट को एक बार देख लेते हैं कि क्या उसमें कंटेंट वगैरह होना चाहिए। आपको एक बेसिक आइडिया मैं यहां पे दे दूंगा। तो देखिए जहां तक इंट्रोडक्शन की बात है, आप बता दो कि रोबोटिक्स क्या होता है। देखिए रोबोटिक्स मीन्स इसमें रोबोट्स बनाए जाते हैं। तो रोबोट्स को डिजाइन करना, उनको मैन्युफैक्चर करना, उनको बनाना, उनका ऑपरेशन इंश्योर करना, ये सब चीज़ें शामिल होती है रोबोटिक्स में। ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग ये होती है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको याद कर लो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सब का यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद पूछा गया है कि इसकी क्या एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में। तो देखिए अगर रोबोट्स को आप यूज करोगे एग्रीकल्चर में तो फार्मर्स की हेल्प होगी कि नहीं होगी, फार्मर्स की हेल्प होगी कि नहीं होगी। देखिए फार्मर्स की जो लाइफ होती है वो काफ़ी बहुत ही टफ लाइफ होती है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में उनको काम करना होता है, काफ़ी धूप है तब भी काम कर रहे हैं, बारिश आ रही है तब भी काम कर रहे हैं। तो अगर रोबोट्स यूज होंगे तो उनका काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जो रोबोट्स हैं वो आपको बता सकते हैं कि जो क्रॉप है, जो सॉइल है, उसमें कितना फर्टिलाइजर आपको डालना होगा, इसको वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसका एनालिसिस कर सकते हैं। वो आपको ये भी बता सकते हैं कि आपको कब सीड्स को सो करना है, कब आपको इरिगेशन स्टार्ट करना है, ये सब चीज़ें वो कर सकते हैं। जो टफ टेरेन होते हैं, मान लो कोई पहाड़ी वाला एरिया है तो वहाँ पे अगर फार्मर फार्मिंग करते हैं तो दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ पे आप रोबोट्स को आप वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो काफ़ी कुछ फ़ायदे हैं जहाँ पे आप वो सब चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब इसमें क्या एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ये एग्जाम्पल देखो आपके सामने है। आपको अगर याद नहीं है तो याद कर लो। ठीक है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे कि ग्रीन सीकर सेंसर, देखिए इसमें क्या है, ये जो सेंसर है ये क्या बताएगा कि जो प्लांट है उसको कितना फर्टिलाइजर चाहिए, ये उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर देगा, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सब का रोल होता है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल आप दे सकते हो। देन ऑटोमेटिक मिल्किंग, जो रोबोट है वो मिल्किंग का काम कर देंगे। जो काम फार्मर को करना होता है
तो वो काम रोबोट्स वगैरह कर देंगे। तो इन सब का आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो। देखिए, जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो करंट अफेयर पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए, क्योंकि उसी में सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको तैयारी भी करनी है। कोई एग्जाम्पल आता है उसको नोट कर लो कि वो कहाँ पे फिट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एग्रीकल्चर। इसके बाद बात आती है कि लेबर मार्केट में किस तरह से इसकी एप्लीकेशन है। तो देखिए, काफ़ी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि जैसे हेजार्डस वर्क है, जैसे मान लो जो कोल माइंस है उसमें काफ़ी डेंजर होता है, काफ़ी लाइफ को थ्रेट होता है, तो वहाँ पे आप ह्यूमन को रिप्लेस कर सकते हो, वहाँ पे आप रोबोट्स का यूज़ कर सकते हो। मान लो कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, या मान लो कोई सीवेज लाइन जा रही है, तो वहाँ पे रोबोट्स का यूज़ कर सकते हो। कोई न्यूक्लियर वेस्ट साइट है तो वहाँ पे आप इनका यूज़ कर सकते हो, ताकि जहाँ पे खतरा है, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ को खतरा है, वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। और ये जो एफिशिएंसी वाला जो पॉइंट है, ये आप एग्रीकल्चर में भी लिख सकते हो कि कम टाइम में ज़्यादा काम ये कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से भी कर सकते हैं। देन मोनोटोनस जॉब, देखिए कुछ जॉब ऐसी होती है जो रिपीटेटिव होती हैं, जैसे कि मान लो कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो वहाँ पे असेंबली लाइंस वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे आप रोबोट्स का यूज़ कर सकते हो। तो रोबोट्स प्लस ह्यूमन दोनों का कॉम्बिनेशन वहाँ पे यूज हो सकता है। देन रेस्क्यू ऑपरेशन, मान लो कहीं पे फायर हो गई, कहीं पे आग लग गई, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, कोई बिल्डिंग है जिसमें कुछ मान लो इशू वगैरह हो गया, तो वहाँ पे आप रोबोट्स को डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे इनका काफ़ी अच्छा यूज़ हो सकता है। क्या एग्जाम्पल है, देखिए अभी बांदीकूट काफ़ी न्यूज़ में था भाई, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, तो उसमें ये सजेशन आया था कि आप रोबोट्स का यूज़ करो, बांदीकूट का यूज़ करो, ताकि इस तरह के जो हेजार्डस वर्क्स होते हैं यहाँ पे ह्यूमन को इतना खतरा ना हो। तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, 3D प्रिंटिंग का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे आपको मेंशन करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया, बढ़े आगे। अब बात आती है इसका कंक्लूजन। तो देखिए, कंक्लूजन में क्या लिखोगे, आप बता दो कि ये जो फील्ड है ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये काफ़ी रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है। ठीक है, ये काफ़ी रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है, एंड इट इज़ कॉन्टिन्यूइंग रिसर्च डिजाइन वगैरह काफ़ी कुछ हो रही है, और ये काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। देखिए, कुछ लोगों ने मैंने देखा था कि निगेटिव रखा है कि ये लेबर को रिप्लेस कर देगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। अगर ये 15 मार्कर होता तो शायद हम लोग सोच सकते थे, बट ये 10 मार्कर है, तो उसको लिखना यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आप चाहें तो कुछ रोबोटिक्स का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो, कोई इंडिया का इनिशिएटिव है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो काफ़ी कुछ है कंक्लूजन में लिखने के लिए। यहाँ पे एक सिंपल सा कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखो, जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट है वो तो यहीं पे खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ, जहां पे हम एक लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करेंगे। देखिए, केवल एक ही आंसर सबमिट हुआ था, क्योंकि काफ़ी आज डिले हो गया हमें क्वेश्चन को अपलोड करने में, तो हमारी तरफ से ये कुछ इशू था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है रोबोटिक्स के ऊपर है, और शुरुआत में इन्होंने इसको डिफाइन किया, काफ़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी है, तो इसके लिए मैंने वेरी गुड भी इनको दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो, आप लिख सकते थे कि इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, उन सब का ब्रीफ में बता सकते थे। ठीक है, देन एप्लीकेशन आपने बताइए कि भाई जो स्लो वर्क्स हैं, जो डल टास्क हैं, जो रिपीटेटिव टास्क हैं, उनमें इनका यूज़ हो सकता है। तो बहुत अच्छा ये पॉइंट आपने लिखा है, वेरी गुड। हार्वेस्टिंग में यूज़ हो सकता है। ठीक है, इसके फिर आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि भाई वीड कंट्रोल वगैरह। तो देखो, कुछ पॉइंट्स आपने मिस कर दिए हैं। ठीक है, जैसे कि प्रिडिक्शन हो गया कि सॉइल न्यूट्रिएंट कितना है, कितना फर्टिलाइजर लगेगा, कब आपको सीड्स को सो करना है। ठीक है, तो वो सब पॉइंट आपने यहाँ पे मिस किए, तो कंटेंट को थोड़ा आपको इनरिच करना होगा। देन एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स इन लेबर मार्केट। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपने निगेटिव डायमेंशन ले ली कि किस तरह से लेबर को रिप्लेस करेगा। देखो, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है लेबर मार्केट में। तो वो सब एग्जांपल्स आने होंगे कि कहाँ पे फायदा है। ठीक है, जो हेजार्डस वर्क्स हैं, जो मोनोटोनस वर्क्स हैं, जो रेस्क्यू वर्क्स होते हैं, वहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से इनको यूज़ कर सकते हो। तो वो पॉइंट यहाँ पे आने चाहिए थे। आपने निगेटिव डायमेंशन बता दी, जो कि सही नहीं है। अगर 15 मार्कर होता तो हम इस बारे में लिख सकते थे, बट 10 मार्कर तो इतना नहीं लिखना है। जो बाकी पार्ट्स हैं वही हमें अच्छे से एक्सप्लेन करने चाहिए।
देन उसी नोट पे आपने एंड भी किया, तो देखो ये चीज़ सही नहीं है ना, तो ये चीज़ सही नहीं है। आप इसकी कोई इंपॉर्टेंस बता सकते थे, कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स प्रोग्राम वगैरह यहाँ पे बता सकते थे, कोई नया प्रोजेक्ट हो वो बता सकते हो, ठीक है, करंट अफेयर का कोई आइटम हो वो यहाँ पे लिख सकते थे, तो वो एक अच्छी चीज़ होती। बाकी जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने काफ़ी अच्छे से एड्रेस किया है, बट सेकेंड पार्ट में इशू है, ठीक है। तो कंटेंट को एनरिच करो, क्वेश्चन को पढ़ो कि उसकी डिमांड क्या है, उसके बाद पार्ट्स को आइडेंटिफाई करो और हर पार्ट को फिर आपको एड्रेस करना होगा। ये सिस्टम होता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है एंड एक ही आंसर सबमिट हुआ था, तो इसी के साथ ना जो हमारा सेशन इसको हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि केवल यही एक चीज़ है जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इससे जुड़ सकें, ठीक है। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ लेना, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।